उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 28 फरवरी को जब ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने बमबारी की एक ख़ास बिल्डिंग में, तब ये खबर आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की उसमें मौत हो गई। इसके अलावा उनके कई और रिश्तेदार भी थे और बहुत सारे इराकी बल्कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भी कमांडर थे। उनकी मौत के एक हफ्ते के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के दूसरे नंबर के बेटे ख़ामेनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। यानी अब उनके नाम के साथ ये जुड़ेगा आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी। करीब एक हफ्ते पहले उनका चुनाव हुआ। मौत से पहले खुद ख़ामेनी ने 3 ऐसे अपने उत्तराधिकारियों के नाम आगे बढ़ाए थे और उनमें यह था कि बाकी जो उनकी अपनी एक पूरी कमेटी है उसमें से जो मेजॉरिटी से वोटिंग होगी उनमें अगला सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर तय होगा। तो उनकी मौत के बाद ये कमेटी बैठी और इन सभी ने आयतुल्लाह ख़ामेनी के दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है जब ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव हो चुका। ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को चुन लिया गया। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि पिछले एक हफ्ते से या बल्कि 28 फरवरी के बाद से आज 13 मार्च है, पिछले 13 दिनों में मुज्तबा ख़ामेनी का न किसी ने ऑडियो सुना, न उनका वीडियो देखा, न वो किसी प्लेटफॉर्म पर सामने आए, कहीं नहीं देखा गया। जब उन्हें चुना गया उसके बाद ये ईरान की नेशनल टीवी ने ऐलान किया था कि वो अपना एक बयान देने के लिए सामने आएंगे। फिर ये बयान टल गया। फिर ये हुआ कि एक दिन बाद वो भी टल गया और इसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अब सवाल ये है कि क्या उस 28 फरवरी के हमले में खुद मुज्तबा ख़ामेनी भी घायल हो गए? इस हमले में आयतुल्लाह ख़ामेनी के अलावा उनकी बीवी और उनके इस बेटे मुज्तबा ख़ामेनी की खुद अपनी बीवी की भी मौत हो गई, उनकी बहन की भी, उनके बच्चों की भी। तो अब ये जो खबर आ रही है वो ये कि मुज्तबा ख़ामेनी के साथ क्या हुआ। ईरान की सरकारी टीवी ने आज पहली बार मुज्तबा ख़ामेनी का स्टेटमेंट पढ़ा, जारी किया और इसका ऐलान किया गया था। तो हर एक को उम्मीद थी कि शायद मुज्तबा ख़ामेनी खुद सामने आएंगे, उनकी आवाज़ सुनाई देगी या उनकी तस्वीर होगी या वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिसमें वो ईरान की आवाम को संबोधित करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि ईरान के सरकारी टीवी पर अचानक एक एंकर आता है और वो एंकर एक बयान पढ़ता है, एक रिटन स्टेटमेंट, एक लिखित बयान, और ये बयान मुज्तबा ख़ामेनी की तरफ से था, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी। और इस बयान में जो कुछ लिखा था वो अच्छा खासा लंबा बयान है। जो इसमें बेसिक बातें थी वो ये थी, मुज्तबा ख़ामेनी की तरफ से न्यूज़ एंकर ने बयान पढ़ा कि जो मिनाब स्कूल के बच्चों की मौत हुई, जिस स्कूल पर अमेरिका ने बम गिराए, उन बच्चों के खून का बदला लेंगे। जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है जहाँ से 25% तेल और गैस की सप्लाई होती है वो बंद रहेगा। इसके अलावा इस ईरान पर हुए हमले और ईरान में हुई हर मौत का बदला लिया जाएगा। ये सारे बयान थे। इस बयान में उनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर भी नहीं थी टीवी पर। पुरानी तस्वीर थी मुज्तबा ख़ामेनी की और एक ग्राफिक्स या फिर एक जो ईरान का झंडा है वो झंडा उसके पीछे था। तो इस बयान के आने के बाद फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि मुज्तबा ख़ामेनी की क्या हालत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, या उस बॉम्ब जो गिरा उस हमले में वो भी बुरी तरह घायल हो गए और सामने नहीं आ पाते। इसके बाद ये बातें भी आई कि मुज्तबा ख़ामेनी कोमा में है, उनका एक पैर या शायद दोनों पैर उनके काट दिए गए हैं, उनके पेट और लीवर पर भी मतलब उस हमले की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया है कि उनके हिसाब से मुज्तबा ख़ामेनी घायल है और शायद कोमा में है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इस स्टेटमेंट के बाद ये बात और भी लोगों को सच लगने लगा कि अगर इस सर्वोच्च नेता के चुनाव के बाद भी वो सामने नहीं आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी एक द सन न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। सन रिपोर्ट ने, जो सन है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है
कि उसने ईरान के अपने एक हाईली सोर्सेस के साथ बात की, और बात करने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये है कि मुज्तबा खामेनी इस वक्त तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के इंसेंटिव केयर यूनिट में एडमिट है। इस पूरे यूनिट की सुरक्षा ज़बरदस्त है, आम लोगों की इजाज़त ही नहीं है कि वहाँ तक वो पहुँच सके, और जिस यूनिट या जिस बिल्डिंग के कोने में उसको भी काफ़ी सुरक्षित रखा गया है, किसी को बताया नहीं गया कि कौन सी वो कंपाउंड है और कौन सा ब्लॉक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो द सन ने पब्लिश की है उसके हिसाब से जो ईरान के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहम्मद रज़ा ज़फ़रगंदी, ये खुद एक टॉप सर्जन है और ये गए उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त मुज्तबा खामेनी भर्ती हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की। इतना ही नहीं, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इस वक्त, उन्होंने भी बड़ी खामोशी से और गुपचुप तरीके से इस हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ जाकर मुज्तबा खामेनी से मुलाकात की। ईरान के एक राजदूत हैं, एम्बेसडर, उन्होंने भी कहा कि उनके पास बाकायदा उन्होंने कोर्ट बयान दिया है कि हाँ, इस हमले में मुज्तबा खामेनी भी घायल हुए, लेकिन उनकी पूरी हालत क्या है नहीं बता सकते। सन रिपोर्ट के हिसाब से जब यह हमला हुआ, उस हमले में मुज्तबा खामेनी भी वहाँ मौजूद थे और उनको गंभीर चोट आई है। चोट ख़ासतौर पर उनके पेट और लीवर, शायद उसे भी डैमेज किया है, और जो सोर्सेज है उसके हिसाब से उनके एक या दोनों पैर शायद काटने पड़े, और इस हमले के बाद से ही लगातार मुज्तबा खामेनी कोमा में है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चूँकि हमले के बाद से कोमा में है और आज 13 तारीख है, इन 13 दिनों में बहुत कुछ हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने पलटवार किया, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन चूंकि वो 28 फरवरी की सुबह हमले में घायल हो गए और तब से कोमा में है, इसीलिए शायद मुज्तबा खामेनी को ये पता ही नहीं है कि इस वक्त ईरान जंग लड़ रहा है इजराइल से और अमेरिका से। क्योंकि जब यह हमला हुआ सुबह का वक्त, और पहले यही था कि इजराइल और ईरान के बीच तो लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। जो सोर्सेज हैं इस रिपोर्ट के, उनका कहना है कि मुज्तबा खामेनी को ये अभी तक पता ही नहीं है कि पिछले 13 दिनों से ईरान में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनके फादर यानी कि आयतुल्ला अली खामेनी इस हमले में मारे जा चुके हैं। उन्हें अपनी बीवी, उन्हें अपनी माँ, उन्हें अपनी बहन या उनके बच्चों के मारे जाने की भी कोई खबर नहीं। और तो और मुज्तबा खामेनी को ये भी खबर नहीं है कि आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर चुना गया है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि अब उनके नाम के आगे जो लक़ब है, ये मुज्तबा खामेनी से पहले वहाँ के जो सुप्रीम लीडर को जो खिताब दिया जाता आयतुल्ला का, अब ये उनके नाम के आगे लग चुका है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि एक वोटिंग हुई और वोटिंग में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। यानी 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो कोमा में, और उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभी हो क्या रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद चूँकि अब ईरान की सरकारी टीवी ने उनका बयान पढ़ा, बयान में कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक रिटन बयान, और उसमें कोई उनकी ताज़ी तस्वीर नहीं, तो इससे फिर इस रिपोर्ट को और एक तरह से हवा मिली कि शायद ये रिपोर्ट सच है, शायद इसमें घायल है। खुद ट्रंप ने भी कहा कि वो हैं तो जिंदा लेकिन घायल है, और ये भी है कि शायद वो कोमा में है। तो उनकी हेल्थ को लेकर ये खबर आ रही है। लेकिन फिर ईरान जंग कैसे लड़ रहा है? तो कहते हैं कि 28 फरवरी से पहले जो रिपोर्ट आई है ईरान से, आयतुल्ला अली खामेनी को ये पता था कि इजराइल हमला करेगा, और इस बार हो सकता है अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप बोल रहे थे तो वो भी इस जंग में शामिल होगा। तो उन्होंने इस मीटिंग से पहले जो 28 फरवरी की सुबह होनी थी, जो ईरान के अलग अलग सारे कमांड हैं, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, इन सभी को ऑटो पायलट मोड पर जाने के लिए कहा था, और ये तक कहा था कि इस हमले में हो सकता है ईरानी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए। कई बार कई लोगों ने, सलाहकारों ने उनसे कहा कि अगर ये हमला होता है आप किसी बंकर में या कहीं और चले जाएं ताकि आप बचे रहें। पर खामेनी ने कहा था कि मैं ईरान की जनता के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं कहीं छुपूंगा नहीं, अगर हमला होगा तो शहीद हो जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। बट उन्होंने उसी वक्त इस पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया था कि कौन कब क्या करेगा। और इसीलिए पिछले 13 दिनों से जब खुद सुप्रीम लीडर नहीं है, जिन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया वो खुद कोमा में है, फिर भी ईरान ये लगातार जंग जारी रखे हुआ है।
जो मुस्तफ़ा खामनी हैं ये उसी जगह पैदा हुए जहाँ इनके वालिद यानी कि आयतुल्लाह अली खामनी पैदा हुए थे। ईरान इराक़ की जब जंग हुई 1980 से 88 तक 8 सालों में, ये पहली ऐसी जंग थी जिसमें मुस्तफ़ा ईरान की तरफ से लड़े थे। हालांकि 30 साल तक, बल्कि कहते हैं कि 30 साल में उन्होंने मदरसा जाकर तालीम ली, उससे पहले धार्मिक तालीम नहीं ली, क्योंकि शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सुप्रीम लीडर बनूंगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, आयतुल्लाह अली खामनी के वो सबसे भरोसेमंद बन गए। और कहते हैं कि जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भी वो बड़े क्लोज रहे, और जो IRGC में जितने भी जनरल या कमांडर हैं उनके भी बहुत ख़ास हैं। खामनी के अलावा उन्हीं के डायरेक्शन या ऑर्डर को भी वो लोग मानते थे। हालांकि हमेशा बहुत पर्दे के पीछे रहने वाले ये शख्स, और एक शख्स ने यह भी कहा है कि असल में ये ईरान के सलमान हैं, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी सऊदी सिस्टम में सख्ती तो किए हुए हैं, लेकिन वहाँ की जनता को, आवाम को बहुत सारी छूट दी है जो पहले की सऊदी मतलब जो शाही सिस्टम चला रहा उसमें नहीं थी। जैसे वहाँ की महिलाओं को अब ड्राइविंग की भी आज़ादी मिल गई है। तो कहा जाता है कि जो बिन सलमान है सऊदी के क्राउन प्रिंस, उसका ईरानी वर्जन है मुज्तबा खामनी। ये एक साथ लोगों को उसकी सामाजिक आज़ादी भी देने के पक्षधर में है, और अगर ये रिपोर्ट गलत है और आने वाले वक्त में वो सामने आते हैं, सब कुछ सही होता है, तो शायद ये भी है कि ईरान की जनता में एक्सेप्टेंस भी उनका बढ़ेगा। लेकिन अभी की खबर अच्छी नहीं है, और वो इसलिए है कि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन सभी की तरफ से छन छन कर यही रिपोर्ट आ रही है कि सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल तेहरान में वो एडमिट हैं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक पैर या दोनों पैर काटने की बातें हैं, या लीवर डैमेज होने की बात, पेट पे ज़्यादा चोट की बातें, ये सोर्सेस के हवाले से है जो सन ने छापी है, और जिसे पूरी दुनिया की मीडिया और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी इसी को कोट किया है। तब इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आने वाले कुछ दिनों में मुस्तफ़ा खामनी सामने आते हैं तो इन सारी अफवाहों को विराम लग जाएगा, और नहीं जितना दिन बीतता है तो फिर मुश्किल होगी। और वैसे भी इस वक्त जिस हालात से ईरान दो चार है, जंग जारी है, मिडिल ईस्ट के देश भी खिलाफ हो गए हैं क्योंकि इनके देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, तो उसको लेकर और हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि इस वक्त ईरान को एक सुप्रीम लीडर और उसके गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर ये लंबा खिंचा तो मालूम नहीं फिर किसी और सुप्रीम लीडर की तैनाती होती है या फिर ईरान की हुकूमत क्या करती है। कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस बीच ईरान से ये भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से खामनेई की मौत हुई और उस लोकेशन पर जहाँ 28 फरवरी की सुबह मीटिंग थी, कोई ना कोई भेदिया या जासूस था जिसकी वजह से ये खबर इजराइल और अमेरिका तक पहुँची, और ये पूरी मीटिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो आयतुल्लाह अली खामनेई की थी वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की थी। तो अब भी शक है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में कोई ना कोई या तो मोसाद का एजेंट है या CIA का एजेंट है। इसी वजह से इस हमले में मारे गए तमाम लोगों के बाद अब ये तय हुआ है कि जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफ़ा खामनेई, उनकी सुरक्षा और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी IRGC नहीं करेगी, बल्कि एक नोपो है। नोपो एक वहाँ का एंटी टेरर सेल है। इसी नोपो फोर्स की एक ख़ास यूनिट के ज़िम्मे अब मुस्तफ़ा खामनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और कहते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उसके जो कमांडर, ये जो पुरानी टीम थी जो पुराने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में तैनात थी, उसे इससे अलग रखा जाए। क्योंकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ईरान में वो चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो फ्रेंडली हो। जाहिर सी बात है उसी के लिए सब हमला हो रहा है। तो अगर खामनेई के बेटे को ही ये सत्ता सौंपी जाती है तो फिर इजराइल सीधे सीधे धमकी तो देगा। और वही नेतन्याहू ने कहा कि हम इस लीडरशिप को नहीं मानेंगे। हालांकि यह दूसरे देश के अंदर सीधे सीधे दखलंदाजी है, लेकिन इसी दखलंदाजी के चक्कर में तो इजराइल और अमेरिका ये सारी हरकतें कर रहा है। तो खैर, जो भी मुज्तबा खामनेई के बारे में अपडेट होगी आने वाले दिनों में वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी
कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। करीब 28 दिसंबर से शुरू हुआ और 15 दिन हो चुके हैं। पहली बार ऐसा है जब इजराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, बल्कि ईरान से ही ईरान के लोग नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और उनकी सरकार, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरान की आवाम सड़कों पर है। गुस्से की वजह वही है जो मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई कि खस्ता माली हालत, उनके करेंसी का वैल्यू लगातार गिरना, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46,000 रियाल की कीमत पहुंच जाना और महंगाई का आसमान छूना। हर ज़रूरत की चीज़ें बहुत महंगी हैं। और इसमें कुछ जो आखिरी राजा थे ईरान के, मोहम्मद रज़ा पहलवी, उनके बेटे, जो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं पिछले 47 सालों से, वो भी हवा दे रहे हैं और ईरान की जनता को लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं मैसेज के ज़रिए कि आप सड़कों पर आओ और वापस जो शाही हुकूमत हुआ करती थी 89 तक, वो वापस लौटे। अब तक 500 लोग जो आंदोलनकारी, उनकी मौत हो चुकी है ईरानी फोर्सेस के साथ झड़प में। 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अमेरिका अलग धमकी दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर आंदोलनकारियों पर आपने जबरन काबू पाने की कोशिश की तो अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन भी देख रहा है। यानी इस आपदा में अफसर ढूंढ रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो लगातार कोशिश के बावजूद कभी ईरान में तख्ता पलट कर नहीं पाया, लेकिन अब उसे लगता है कि जब ईरान की जनता ही खामेनी और उनकी हुकूमत को उखाड़ कर फेंकना चाहती है तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लगे हुए हैं कि किसी तरह ईरान में तख्ता पलट हो, उनकी अपनी मर्जी की वहाँ पे सरकार हो, तो फिर तेल और गैस का जो भंडार, जिस पर अमेरिका की लालची नज़र हर देश पर रहती है, ईरान में भी होगी। फिर कठपुतली सरकार के ज़रिए वो अपने मन मर्जी के हिसाब से तेल और गैस का कारोबार करेगा, उस पर कब्जा करेगा। तो 15 दिन हो गए हैं, ये आंदोलन जारी है। सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान से दुश्मनी क्यों है, इसकी वजह क्या है? और वजह यह भी है कि पिछले 37 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर जो बने हुए हैं आयतुल्ला अली खामेनी, ये कौन है? लास्ट 37 ईयर से ईरान में एक तरह से इन्हीं की हुकूमत है। ये इतने पावरफुल हैं कि इनकी मर्जी के खिलाफ ईरान में कुछ नहीं हो सकता। तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी और पिछले 37 सालों से ईरानी हुकूमत पर काबिज आयतुल्ला अली खामेनी, इनकी पूरी कहानी पेश है। असल में पर्शियन एम्पायर का भी कहा जाता था ईरान को, पर्शियन, पारस की खाड़ी। और पिछले 2500 सालों के अगर इतिहास को देखें तो लास्ट 2500 ईयर्स में हमेशा यहाँ राजाओं की हुकूमत रही। अलग अलग दौर में अलग अलग राजा है और जिन्हें ईरान में जो राजाओं की हुकूमत होती थी तो कहा जाता था कि शाह के नाम से पुकारा जाता था कि इन शाह की हुकूमत है, इन शाह की हुकूमत है। तो ये चलता रहता था। राजशाही परिवार के अंडर में अपना ईरान सब कुछ चल रहा है। हालात उतने अच्छे भी नहीं। तभी 1950 में पहली बार ऐसा होता है कि जो जनता थी वो राजशाही परिवार से त्रस्त थी और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। तो एक नया नेता मोहम्मद मुसादिक के नाम पर बड़ा ईरान में पॉपुलर थी। तो फिर इनको चुना गया और चुनाव हुआ और मोहम्मद मुसादिक 1950 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री, वजीर आजम। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो देखा ईरान की हालत। अब ईरान के पास अपना तेल, अपना गैस का भंडार, उसके बावजूद भी गरीबी। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया जो उससे पहले ब्रिटिश अमेरिकन ने ईरान पर नज़र गाड़ी हुई थी, और उसमें यह था कि जो भी ईरान के गैस और पेट्रोल थे तो यूएस पेट्रोल होल्डिंग और ब्रिटिश पेट्रोल होल्डिंग कंपनी की नाम थी जिनको ये सारा तेल का ठेका मिला हुआ था। उन्होंने उसके बंद करके और ईरानी ऑयल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने ईरानी तेल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज कर दिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को बहुत बुरा लगा। उनके हाथ से एक तरह से टेंडर निकल चुका था और ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म हुआ और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से अमेरिका सुपर पावर बनने की कगार पर था या आगे बढ़ रहा था। अब लग रहा था अमेरिका को मैं ही सबसे शक्तिशाली देश हूँ। लेकिन इधर ईरान में जिस तरीके से अमेरिकन तेल कंपनी और ब्रिटिश तेल कंपनी को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक ने किनारे लगा दिया ताकि ईरान के लोगों को फ़ायदा हो, अपने हिसाब से, अपनी कीमत पर, अपनी शर्तों पर वो तेल बेचें, गैस बेचें और उससे ईरान के लोगों का भला हो, ये उनकी सोच थी और अच्छी सोच थी।
लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। अब अमेरिका को लगा कि मोसादिक की जो गवर्नमेंट है ये उसके खिलाफ है, तो अमेरिका लग गया तिकड़म में। और इसके बाद ब्रिटेन में के साथ मिलकर 1953 में ही, मतलब सिर्फ 3 साल के बाद, मोसादिक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और एक बार फिर से वहाँ डेमोक्रेसी खत्म और अब ईरान में वापस से राजशाही को लाया गया। और तब जो पहलवी घराना है, पहलवी शाही परिवार, 1953 में अमेरिका की मदद से अब पहलवी घराने ने ईरान पर हुकूमत कायम कर ली और वो राजे बन गए। शाह परिवार और शाह वाली सिस्टम फिर से शुरू हो गई। और इसी के बाद मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान के फिर नया बादशाह, नया शाह बन गया। अब जैसे ही 1953 में पहलवी ने ईरान की बागडोर संभाली, ईरान का पूरा एकदम हुलिया ही बदलने लगा। उधर अमेरिका था, उधर यूरोप, इन सब के साथ मिलकर, और पहलवी बड़े खुले मिजाज का शख्स, और देखा कि अब अमेरिका की भी पीठ पे हाथ है। तो उसके बाद उसने ईरान में अब एक नया कल्चर लाना शुरू किया। हालांकि कहते हैं कि उस वक्त मोहम्मद रज़ा पहलवी ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए ईरान में। उसने ये किया कि यूरोप और अमेरिका के लिए बाज़ार खोला, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो ईरान के बहुत सारे कट्टरपंथी लोग थे, उन्हें कुछ चीज़ें नापसंद थी। हालांकि उसमें यह भी कहा जाता है कि रज़ा पहलवी जो है वो खुद अय्याश किस्म का शख्स था, तो उसकी बहुत सारी अय्याशियाँ, उसकी रंगीनियाँ, और फिर वो जो कुछ करता था, ईरान में तब तक हालत ठीक नहीं थे, तो लोग भी गुस्से में थे कि एक तरफ भुखमरी के कगार पर हैं, इधर हमारा जो राजा है वो ऐश कर रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। धीरे धीरे लेकिन ये हुकूमत चलती रही, क्योंकि अमेरिका का सर पे हाथ था, और अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जी भर के लूटा। मतलब मोहम्मद रज़ा पहलवी को एक तरह से पनाह दिया, और बदले में ईरानी तेल, गैस, जो जैसे मर्जी ये अमेरिका अपना चलाता रहा। धीरे धीरे 53 से वक्त बीता, दौर बीता। अब ईरान के लोग थोड़े परेशान हो गए इस शाह परिवार से। उन्हें लगा कि ये सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे, ईरान की जनता के बारे में कुछ कर नहीं रहे। धीरे धीरे लोगों के अंदर का गुस्सा फूटा, और फिर तभी एक शख्स पूरे ईरान की राजनीति में एक चेहरा उभरता है, और वो नाम था आयतुल्ला रुहुल्ला खोमैनी का। ईरान के एक धार्मिक रिलीजियस लीडर जिन्होंने रज़ा पहलवी की सरकार के ख़िलाफ़, इस शाही परिवार या शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बिगुल बजा दिया। और तब एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए, और खुमैनी को ज़बरदस्त जन समर्थन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता गया। फिर यह हुआ कि खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया, आयतुल्ला खुमैनी को जेल भेजा गया। 14 महीने तक जब जेल में रहे आयतुल्ला खुमैनी, तो उसके बाद उनके सामने एक शर्त रखी सैयद रज़ा पहलवी ने, क्या तो पूरी ज़िंदगी जेल में आपको रखेंगे, या फिर 2 ऑप्शन है। एक ये कि आप माफ़ी मांगे शाही परिवार से, रज़ा पहलवी से, और दूसरा ये कि आप ईरान छोड़ दें। तो आयतुल्ला खुमैनी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, मैं ईरान छोड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने ईरान छोड़ा, फिर अलग अलग देशों से होते हुए लास्ट में वो फ्रांस पहुँचे, और फिर फ्रांस में ही रहकर अब उन्होंने वहाँ से आंदोलन की कमान संभाल ली। हालांकि वो इससे पहले, फ्रांस जाने से पहले तुर्की भी गए, इसके अलावा इराक भी गए, फिर फ्रांस, और फ्रांस से अब वो एक अपनी क्रांति चला रहे हैं। ऑडियो विजुअल के ज़रिए, पम्फलेट के ज़रिए उनके जो समर्थक हैं ईरान में, वो सब कुछ कर रहे हैं सैयद रज़ा पहलवी के को लेकर। और धीरे धीरे ये आग बढ़ती जा रही। आखिरकार 1979 आता है, और 1979 में स्टूडेंट्स मूवमेंट खुमैनी की अगुवाई में वहाँ की ईरान की जनता अपने शाह की अय्याशियों, फिजूल खर्चियों से इतनी तंग हो गई थी कि उसके बाद फिर ऑफर, मतलब अब रज़ा पहलवी के पास था कि तुम ईरान छोड़ो, जान बचाओ। अब उधर अमेरिका को फिर लगा कि अगर रज़ा पहलवी की सरकार चली गई, शाह हुकूमत ख़त्म, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। असल में उसकी वजह यह थी कि ईरान भौगोलिक, अगर आप स्थिति में भी देखें तो पश्चिम एशिया में पूरे ईरान एक बहुत अहम देश है। और इसको समझने के लिए एक मैप के ज़रिए मैं आपको ये बताता हूँ क्यों है। असल में ईरान की जो सरहद है आसपास करीब आधा दर्जन देशों के साथ लगती है। महासागर और खाड़ियों के मामले में भी ये किसी भी देश से कहीं ज़्यादा बेहतर हालात में है। नॉर्थ में इसके तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा कैस्पियन सागर, अज़रबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक, और ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जबकि साउथ में यानी दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी लगती है।
और इन दोनों खाड़ियों की, फारस की और ओमान की खाड़ी को जो जोड़ता है वो एक वाटर चैनल जिसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टेट ऑफ हार्मोज। ये बड़ा अहम है। इसी स्टेट ऑफ हार्मोज को अगर आप गौर से देखिएगा नक्शे में, तो ये वो जगह है जो मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान की एक तरह से जंग का मैदान है, पहले भी था और अभी भी है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला, इसके आप समंदर की चौड़ाई को देखेंगे तो सिर्फ 55 किलोमीटर है, और इसी 55 किलोमीटर के रास्ते से दुनिया के 20% तेल का सप्लाई किया जाता है। इसलिए इस पूरे इलाके में अब चूंकि ये 55 किलोमीटर की जो चौड़ाई वाला इलाका है, ये पूरा ईरान के कब्जे में है। तो ईरान से पंगा लेने का मतलब ये है कि जो देश दूसरे देशों के तेल पर डिपेंडेंट है वो क्या करेंगे, क्योंकि 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, ईरान उस पर रोक लगा देगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो गैस और तेल की चीज़ों पर एक तरह से कब्जा इस रास्ते की वजह से वो ईरान के पास है, और अमेरिका के लिए खतरा रहता है। तो वो चाहता है कि ईरान में ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारे पर नाचे और उसके ज़रिए ये तेल और बाकी चीज़ें सब अपना कब्जे में ले। तो उधर अब सैयद रज़ा, जो मोहम्मद रज़ा पहलवी हैं, उसकी हुकूमत की अब नींवें हिल चुकी हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए हैं, खुमैनी उनके लीडर हैं, और आखिरकार 1 फरवरी 1979 को ये होता है कि अब पहलवी के बस दिन लद गए। तब लंबे अरसे के बाद आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से एक प्लेन से तेहरान पहुंचते हैं, और जिस दिन तेहरान में उनका प्लेन लैंड करता है, तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम था। 1 फरवरी 1979 को लैंड करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इससे ठीक 15 दिन पहले, यानी कि 16 जनवरी 1979 को इलाज के नाम पर मोहम्मद रज़ा पहलवी तेहरान छोड़ देता। उसे पता है कि अब यहाँ पे जान को खतरा है, और इलाज के नाम पर वो अमेरिका पहुँच जाता है, फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो उसके जाने के 15 दिन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी 1 फरवरी 1979 को तेहरान पहुँचते हैं। अब तेहरान आने के बाद ये था कि क्या शाह पहलवी का तो खात्मा हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हुकूमत की बातें होती हैं, फिर नए सरकार का गठन होता है, और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी पहले ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं, जिनके हाथों में एक तरह से ईरान की हुकूमत थी, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन 10 साल के बाद 1979 को आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी वहाँ पहुँचे। 10 साल के बाद 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है, और इसके बाद एक नए लीडर का चुनाव होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर, दूसरे सुप्रीम लीडर के तौर पर, और वो थे आयतुल्लाह अली खामेनी, जो अभी इस वक्त करंट है। जब आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद ये ईरान के प्रेसिडेंट भी बने थे खामेनी, साथ में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। और ये जब प्रेसिडेंट थे ईरान के आयतुल्लाह खामेनी, उसी वक्त ईरान और इराक के बीच में वॉर भी शुरू हुआ था, जो अमेरिका की भी एक चाल थी। तो खैर 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के बाद खामेनी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी संभाली। हालांकि जब इनको बनाया गया तो उस वक्त बड़ा एक मुश्किल आ गया था, ये कि ईरान में एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा था कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा ईरान का, उसको आयतुल्लाह की उपाधि उसके पास ज़रूर होनी चाहिए। आयतुल्लाह की उपाधि वहाँ की जो दीनी तालीम है उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन जब आयतुल्लाह अली खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया, तब उनके पास आयतुल्लाह की उपाधि ही नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, जब आयतुल्लाह ये है नहीं तो फिर इन्हें कैसे सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। और फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। वो अपने वक्त में जवानी में सिगार पिया करते थे, जो एक मौलवी के लिए अजीब सी चीज़ मानी जाती थी। लंबे बाल रखते थे, कई बार जूते पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, और फिर आयतुल्लाह की उपाधि ना होना। लेकिन फिर ईरान के संविधान को बदल दिया गया और इन्हें नाम दिया गया आयतुल्लाह, और सिर्फ इसलिए कि ताकि सुप्रीम लीडर ये बन सकें। फिर आयतुल्लाह के नाम के साथ अली खामेनी 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने, और पिछले 37 सालों से वो ईरान के सुप्रीम लीडर। हालांकि कहते हैं कि उनके दौर में बहुत सारे, बाद में धीरे धीरे आक्रोश भी हुआ, वहाँ की महंगाई, बेरोज़गारी, फिर कई जंग, ईरान इराक जंग की वजह से वैसे ही बहुत सारी आर्थिक हालत और खस्ता हो चुकी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन को ये इल्ज़ाम लगता है कि
अपनी सरकार के ज़रिए उन्होंने कुचल दिया था। आखिरी बार जो विरोध प्रदर्शन था वो 2022 में, वो एक हिजाब को लेकर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुचल दिया गया था। और अब लेकिन अगर 79 की बात की करें, जिस तरीके से 1979 में जो कुछ हुआ था, पहली बार लास्ट 47 ईयर में, 47 सालों में ऐसा हो रहा है कि ईरान की आवाम, ईरान की जनता सड़क पर है। और सड़क पर है किसी और देश के लिए नहीं, किसी और देश के या अमेरिका, इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अपनी ही हुकूमत, अपने ही सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़। अलग अलग तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और एक ही मांग है कि आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, बाकी हैं, ये सब विदाई लें और एक नई हुकूमत, एक नई शुरुआत हो ईरान में। अब अमेरिका में बैठे उसी मोहम्मद रज़ा पहलवी के जो बेटे हैं, रज़ा पहलवी, वो भी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप सड़कों पर आओ। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में नारे भी लगा रहे हैं। तो एक बात ये भी हो रही कि क्या 1979 में जिस राजशाही का खात्मा किया था आयतुल्लाह खुमैनी ने, वापस वो राजशाही रज़ा पहलवी के रूप में फिर से आना है, फिर से आएगी, तभी तो पता नहीं। लेकिन सबसे इस वक्त ज़्यादा जो इस पूरे हालात का फ़ायदा उठा रहा है वो है अमेरिका। ट्रम्प साहब लगातार कह रहे हैं कि हम मिलिट्री से लेकर बाकी ऑप्शन का भी सामने रखे हुए हैं। और अगर आंदोलनकारियों पर उन्होंने यही ढाल बनाया कि अगर ईरान में जारी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन में ईरानी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो फिर ईरान पे हमला भी कर सकती है। यानी कि ट्रम्प ईरान में तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं। अब देखना यह कि ईरानी हुकूमत इस आंदोलन को किस तरीके से हैंडल करती है, कितनी जल्दी करती है। नहीं हुआ तो जो इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग के दौरान जो आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार और जनता एक हुई थी, वो शायद अब न रह पाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये आंदोलन और तीखा होता जा रहा है और इसमें बहुत सारे बेगुनाहों की जान जा रही है, बहुत सारे लोगों की, अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान में कोई वहाँ से अंदर से जो खबरें हैं वो सही बाहर नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे मीडिया पे पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन कुछ छन का जो खबर आई उसमें यह कि अब तक 500, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 500 से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो अब आयतुल्लाह अली खामेनी और उनकी हुकूमत, उनके प्रेसिडेंट कैसे इस मुश्किल हालात से निपटते हैं, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और क्या अमेरिका इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये भी हम सबके सामने होगा। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ, लेकिन उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अपने विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता, उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे विकी पाजी। और आप सब जानते हैं, जो कि क्राइम तक फैमिली मेम्बर में से ऐसा कोई नहीं है जो शायद स्पोर्ट्स तक को न जानता हो, न देखता हो, और वजह है विकी पाजी। तो जितना अच्छा वो क्रिकेट पे कमेंट्री करते हैं, जितनी अच्छी उनकी जानकारी है क्रिकेट की, मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी ज़्यादा मेरा हमेशा मानना है, क्योंकि मैं क्रिकेट का थोड़ा ब्लाइंड लवर हूँ, तो उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। हालांकि आज बर्थडे के दिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। लेकिन पूरी क्राइम तक टीम और क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से विकी पाजी, आपको हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यूं ही छाए रहें, और क्रिकेट की दुनिया की छोटी बड़ी हर तरह की खबरें हम सब तक पहुंचाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पाजी।